बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 14। चित्तौड़ की वो सुबह आम दिनों से ज्यादा रोशन थी, मगर हुक्मरान तबके के जहनों पर एक गुबार सा छाया हुआ था। उसके बरक्स आफरीदी के दिलो दिमाग पर सरशारी किसी कैफियत तारी थी। महामंत्री विक्रम सिंह खिलाफ मामूल आज कुछ पहले ही आफरीदी से मिलने के लिए आया था और उसने सुल्तान के सफीर को मुतला किया था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और उसे दोपहर से पहले राजपूत सम्राट के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। इधर अली आमिर आफरीदी रानी पद्मनी के दरबार में हाजिर होने की तैयारियां कर रहा था। उधर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की बेकरारियां अपने अरूज पर थी। सुल्तान के दिन बेसकून और रातें बेख्वाब थी। शाही महल्लात के ऐश परवर हंगामों में कोई कमी वाक़ नहीं हुई थी। हर शख्स अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए कैफो निशात के जराए ढूंढ रहा था। किसी को किसी की खबर नहीं थी। सुल्तान की बेगमात महज इसलिए परेशान थी कि अलाउद्दीन खिलजी उनकी नाज बर्दारियों से बेनयाज होकर रानी पद्मनी के हुस्ने सोजा की तरफ देख रहा था। अगर उस वक्त चित्तौड़ की खूबसूरत हुक्मरान दरमियान में हायल ना होती तो सुल्तान की किसी बीवी को भी होश ना होता कि उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ है और जज्बाती तौर पर क्या चाहता है। ये तो सिर्फ जज्बाए रकाबत था जिसने बेगमात को नरम और महके हुए बिस्तरों पर करवटें बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, वरना सुल्तान की कोई बीवी भी उसकी हकीकी गमगुसार नहीं थी। किसी शरीके हयात को यह एहसास नहीं होता था कि उसका शोहर एक बाजबरूत हुक्मरान होते हुए भी किस कदर खौफनाक तन्हाई का शिकार है। कई बीवियां और बेशुमार कनीजें होने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी खुद को अकेला समझता था और उस तन्हाई के एहसास को परवरिश करने में बेगमात की बेहिसी का बड़ा हाथ था। सुल्तान अपनी बेगमात को आला तरीन खिताबात अता करता था और उनके खाली दामनों को हर रोज नई आसाइशों से भर देता था, मगर खुद उसके अपने दिल की दुनिया वीरान ही रहती थी। वो तस्खीर आलम के ख्वाब देखता था और बेगमात अपने जिस्मों को आरास्ता करके आईनों के सामने खुद नुमाई करती रहती थी। वो अपने दुश्मनों से नबर्द आजमा होने के मंसूबे बनाता था और बेगमात अपने नाअहल रिश्तेदारों को नवाजने के लिए नित नई नई तकरीबात मुनक्किद करती रहती थी। वो अपनी फतुहात का दायरा वसी करने के लिए नए महाज खोलने की फिक्र में गर्क रहता था और बेगमात सुल्तान के लिए खानगी इंतशार के नए मोर्चे संवारती रहती थी। यही मायूसी और महरूमी अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर जैसे नमक हराम गुलाम की महबूबियत तक ले गई थी। फिर जब इस तरह भी दिल नहीं बहला तो सुल्तान ने घर को आग लगाकर तमाशा देखना चाहा। रानी पद्मनी की मोहब्बत एक ऐसा ही हादसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अज़वाजी जिंदगी को नए हादसात से दोचार कर दिया था। अगरचे चित्तौड़ की तस्कीर सुल्तान की एक सियासी जरूरत थी, लेकिन रानी पद्मनी के हसूल की ख्वाहिश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहुत मुमकिन था कि अलाउद्दीन खिलजी अभी कुछ दिन और चित्तौड़ की तरफ मतवज्जे ना होता, लेकिन एक ब्राह्मण राघव चीतन की दरबार में आमद ने तस्खीर की दबी हुई चिंगारियों को भड़काकर शोला बना दिया था। राघव चीतन के बारे में रिवायत है कि वो मुख्तलिफ शहरों में घूमता हुआ चित्तौड़ पहुंचा और राजा रतन सिंह के दरबार में दाखिल हो गया। ब्राह्मण होने के नाते से राजा रतन सिंह राघव चीतन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया। दरअसल राघव एक दूसरे दर्जे का जादूगर था। महाराज रामदेव ने अपनी साहिराना शक्तियों से राघव के चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब उलट दिया और राजा रतन सिंह के सामने ये बात साबित कर दी कि राघव चीतन किसी दुश्मन हुक्मरान का जासूस है जो मजहबी मंत्रों की आड़ लेकर चित्तौड़ में दाखिल हुआ है। जैसे ही इसे रियासत के कीमती राज मालूम हो जाएंगे वो चित्तौड़ छोड़कर चला जाएगा। राजा रतन सिंह रामदेव के जेर असर था, इसलिए राघव चीतन की कोई दलील काम नहीं आई। बिलाखिर राघव चीतन को जिल्लत और रुसवाई के साथ चित्तौड़ से निकाल दिया गया। जाने से पहले एक दिन इत्तेफाकन उसने रानी पद्मनी को भी देख लिया। राजस्थान की तारीख लिखने वाले हिंदू मुसन्निफों का कहना है कि रानी पद्मनी का ताबनाक चेहरा देखकर राघव चीतन बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आया तो वो चित्तौड़ की हदूद से निकलकर दिल्ली पहुंचा और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रसाई हासिल की। अलाउद्दीन की यह खूबी थी कि वह हर मजहब और मिल्लत के बाकमाल लोगों की दिल से कदर करता था, जिसके नतीजे में अहले फन की एक बड़ी जमात सुल्तान के गिर्द जमा रहती थी। राघव चीतन को भी सुल्तान ने खुश आमदीद कहा। फिर एक दिन तन्हाई मुयस्सर आते ही राघव चीतन ने सुल्तान के सामने रानी पद्मनी के गैर मामूली हुस्न का तवील कसीदा पढ़ा। सुल्तान एक औरत की सिफात का जिक्र सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। चित्तौड़ की तस्कीर के ख्वाब में रानी पद्मनी के हुस्ने दिल फरेब ने नए रंग भर दिए थे। राघव चीतन दिल्ली के सुल्तान को उकसाकर राजा रतन सिंह से अपनी तौहीन का इंतकाम लेना चाहता था
और सुल्तान इस बात से खुश था कि रियासत की फतह के साथ एक ऐसी औरत भी उसके हरम में दाखिल हो जाएगी जो तौबा शिकन हुस्न की भी मालिक है और अमूर सियासत की माहिर भी। सुल्तान की नज़र में चित्तौड़ दौलत और इक़्तिदार का एक ज़ख़ीरा था और रानी पद्मनी उसका सूद। बिलाखिर अलाउद्दीन खिलजी ने तय कर लिया कि वो कारोबार सियासत के साथ कारोबार दिल भी जारी रखेगा और उस कारोबार को जारी रखने के लिए उसने अली आमिर आफरीदी को अपने सफ़ीर ख़ास की हैसियत से चित्तौड़ रवाना किया था। और जब एक माह तक आफरीदी की कोई खबर नहीं मिली तो सुल्तान मुस्तरिब नजर आने लगा था। फिर यह इज़्तिराब इस हद तक बढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी की रातें बेख्वाब हो गईं। आफरीदी के बर वक्त वापस न आने पर सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान था। बिलाखिर उस उलझन का कोई हल तलाश करने के लिए उसने अपने लायक तरीन सिपह सालारों हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी को खलवत में तलब कर लिया। वो उस मौके पर अपने छोटे भाई उलुग खान से भी मशवरा करना चाहता था, मगर रानी पद्मनी का हवाला अलाउद्दीन खिलजी और उलुग खान के दरमियान शर्म हया की एक दीवार बन गया था। उसी रिश्ते की नज़ाकत के पेश नज़र सुल्तान ने अपने बहादुर सिपह सलार उलुग खान को खसूसी मजलिस मुशावरत से दूर रखा। फिर भी मलिक काफूर वहां मौजूद था कि उसके और अलाउद्दीन खिलजी के दरमियान इस किस्म का कोई हिजाब बाकी नहीं रहा था। जब दोनों अमीर लश्कर हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी खलवत खास में पहुंचे तो सुल्तान बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था और मलिक काफूर गर्दन झुकाए दस्तबस्ता खड़ा था। कमरे में दाखिल होते ही हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी के सर खम हो गए थे और फिर जैसे ही वो फरमा रवाए हिंद के नजदीक पहुंचे जमीन बोस होकर शाही आदाब बजा लाए। दोनों सिपह सलारों के सर सुल्तान के रूबरू संगे मरमर के फर्श पर यूं टिके हुए थे जैसे वो सजदे की हालत में हो। यही उस वक्त शाहाने हिंद के दरबारों की रस्म एहतराम थी। उठो के तुम्हारा सलाम कबूल किया गया। अलाउद्दीन की रौबदार आवाज गूंजी, मगर वो अपने लहजे की अफसुर्दगी को पोशीदा न रख सका। हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी खड़े हो गए। खिलजी फरमा रवा ने अपने जान निसारों की तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी आंखें धुंधला गई हों। बैठ जाओ। सुल्तान ने दोनों अमीराने सिपाह को हुक्म दिया। उसके साथ ही मलिक काफूर को भी बैठ जाने का इशारा किया। हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी अलाउद्दीन खिलजी के ऐन सामने हाथ बांधकर बैठ गए। मलिक काफूर अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए सुल्तान के बाएं हाथ की जानिब जरा आगे बढ़कर बैठा। चंद लम्हों के लिए हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी की सांसें रुक गईं। एक बद किरदार गुलाम ताजदार हिंद के इस कदर करीब भी हो सकता है, ये सोचकर उन शाहसवारों के जहन जल उठे थे जिनके दम से दुनिया में शमशीरों सिना की आबरू बरकरार थी। हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी जैसे शुजाने वक्त ने उस सूरत हाल को बर्दाश्त तो कर लिया, मगर उनकी रगों में दौड़ने वाला खून लोदे उठा था। सुल्तान मुअज्जम हाजी ख्वाजा ने हजूर शाह अपने होठों को जुम्बिश दी। खुदाम अपने आका की इस बेकरारी का सबब जानने के लिए बेचैन है कि हमारी किसी लग्जिश ने नमक खोरी का एतबार खो दिया। अगर ऐसा है तो हमारी गर्दनों में तोके रुसवाई डाल दीजिए, फिर हम खुद ही कूचा दर कूचा घूमकर आपकी रियाया को बता देंगे कि अपने फराइज से गफलत बरतने वालों का यह अंजाम होता है। हाजी ख्वाजा की आवाज सोजे दरों से लबरेज थी। नहीं ख्वाजा, सुल्तान बेइख्तियार होकर बोल उठा, चश्मे फलक तुम्हारी जान फरोशियों की गवाह है। तुमसे कोई कोताही सरजद नहीं हुई है। तुम बेहतरीन फर्ज शनास हो। मैं अली आमिर आफरीदी की वजह से परेशान हूँ। आज उसे चित्तौड़ की तरफ गए हुए एक माह गुजर गया, मगर इस तरह के ना उसकी खबर आई और ना रास्ते से कोई गुबार उठा। मेरा सफीर किधर गया ख्वाजा? सुल्तान ने अपना जाविया नजर तब्दील किया। तुम बताओ इराकी, मेरा सफीर कहाँ गुम हो गया? फातेह आलम अलाउद्दीन खिलजी का सफीर। यह वही जमाना था जब सुल्तान ने सारी दुनिया की तस्खीर के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और वो तसव्वुरात में अपने आप को फातेह आलम समझने लगा था। हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी सुल्तान की वहशत देखकर चंद सातों के लिए सहम से गए। अभी उन दोनों में से कोई भी अलाउद्दीन के सवाल का जवाब देने नहीं पाया कि सुल्तान इंतहाई तुंदो तेज लहजे में दोबारा बोलने लगा। 50-50 मील तक मेरे प्यादे शबो रोज दौड़ रहे हैं, मगर अब तक कोई भी आफरीदी की खबर नहीं लाया। मैं तुमसे पूछता हूं कि एक तेज रफ्तार घोड़ा चित्तौड़ और दिल्ली के दरमियानी फासले को कितने दिन में तय कर सकता है? सिपह सालार हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी अभी अपने अपने जहन में रास्ते की पैमाइश कर ही रहे थे कि मलिक काफूर अचानक बोल उठा। आफरीदी को 2 हफ्ते पहले दारुल हुकूमत पहुंच जाना चाहिए था। उसे वापसी में 15 दिन की ताखिर हो चुकी है। अलाउद्दीन खिलजी ने नापसंदीदा नजरों से मलिक काफूर की तरफ देखा। सुल्तान को एक गुलाम का यह अंदाज़े मुदाखलत गिरा गुजरा था। फिर भी वाली हिंद ने मलिक काफूर को हाजी ख्वाजा और ताजुद्दीन इराकी के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। सुल्तान जी हशम, अफरीदी एक दुश्वार गुजार सफर पर रवाना हुआ है। इस सिलसिले में मौसम की खराबी या शाही सफीर की नासाजी तबे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस नाजुक तरीन सफारती मामले में 15 दिन की ताखिर कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती।
बेशक हमारे लिए सुल्तान की बेकरारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, मगर फिर भी इस गुलाम का मशवरा यही है कि आप पुरसकून रहकर मजीद कुछ दिन आफरीदी का इंतजार कर लें। इंतजार तो हम कर ही रहे हैं इराकी। सुल्तान की पुरजलाल आवाज से खलवत खास लरज उठी। फिर भी तुमसे पूछते हैं कि अगर आफरीदी नाकाम हो गया। ये कहते कहते अलाउद्दीन खिलजी के चेहरे पर अजियतनाक वहशत नुमाया हो गई थी। आफरीदी की नाकामी खुद तुम्हारे सुल्तान की शिकस्त है। नहीं ऐ मालिक जाहो जलाल, ऐसा नहीं होगा। अगर चित्तौड़ के हुक्मरानों ने आफरीदी की कदर नहीं की तो आपके गुलाम कोहसारों की हर बुलंदी से गुजर जाएंगे। सहरा का एक एक जर्रा उनसे बेवफाई करेगा और फिर वही जमीन जिसे वो मां कहकर पुकारते हैं उन पर तंग हो जाएगी। इराकी शोलाबार लहजे में बोल रहा था। ये खुशामद का कोई अंदाज या मुसाहबत की कोई गदागराना रविश नहीं थी। ताजुद्दीन इराकी मैदान जंग में दुश्मनों के लिए उतना ही तुंदखो साबित होता था और उस वक्त भी सुल्तान के दुश्मनों की बात छिड़ी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सताइशी नजरों से इराकी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर वहशत और इस्तराब की बजाय सकून और इत्मीनान के साए उभर आए थे। फिर यकायक सुल्तान ने अपने दोनों सिपह सलारों की तरफ से मुंह फेर लिया। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक मखसूस अंदाज था जिसे देखकर हाजरीन समझ लेते थे कि अब सुल्तान गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते कर देना चाहता है। हाजी ख्वाजा और इराकी ने भी अपने हुक्मरान के इस इशारे को समझ लिया और रुखसती सलाम करके उल्टे कदमों कमरे से बाहर चले गए। मलिक काफूर अब भी सुल्तान की खलवत में मौजूद था। तन्हाई मिलते ही उसने रस्म साकी गरी अदा की और सुल्तान ने जामे सुर्ख अपने होठों से लगा लिया। आम रियाया के लिए शराब ममनू थी, मगर सुल्तान असाबी दबाव के वक्त या किसी सरखुशी के मौके पर आब सुर्ख को एक खास तकल्लुफ के साथ इस्तेमाल किया करता था। मलिक, अब हमें कुछ इत्मीनान हासिल हुआ है। सरमस्ती की लहर होंठों से गुजरकर दिमाग तक पहुंची तो सुल्तान का अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया। इराकी ठीक कहता है, अहले चित्तौड़ इस तिजारत के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। वो एक औरत के लिए मौत की आग और गुलामी का धुआं नहीं खरीदेंगे। ये दुरुस्त है सुल्तान मुअज़्ज़म। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के कदमों पर झुक गया। आपकी इकबाल मंदी की ज़रब तमाम दुनिया के किलों को मस्मार कर सकती है, मगर अली आमिर अफरीदी एक बेएतबार नौजवान है। चित्तौड़ रवानगी से पहले वो अपनी माँ और बहन को किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर गया है। सुल्तानी जासूसों ने इतला दी है कि अफरीदी का मकान उसी रोज से बंद पड़ा है। मलिक काफूर बड़ी एहतियात से अपनी फितरी अयारी के हरबे इस्तेमाल कर रहा था। शाही जासूसों को ऐसी क्या जरूरत पेश आई थी कि वह हमारे सफीर खास की सुराग रसानी करें। सुल्तान के गज़ब में मजीद इजाफा हो गया था। ये एक मुश्किल सवाल था जिसका जवाब देते वक्त मलिक काफूर को सरासिमगी का शिकार हो जाना चाहिए था, मगर वो बेगैरत ख्वाजा सिरा अपने जहन में साजिश के मंसूबे की एक एक कड़ी को मजबूती के साथ जोड़ चुका था। गुलाम का फर्ज है कि वो आका की अजीमुशान सल्तनत के एक एक गोशे पर नजर रखे। अफरीदी की माँ और बहन तनहा रहती हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि उनकी हिफाजत के लिए एक पहरेदार मुकर्रर कर दिया जाए। मगर जब वो मुहाफिज अफरीदी के मकान पर पहुंचा तो सारा घर मुकफ्फल था और मकीन वहां से गायब थे। मैंने सोचा कि शायद तन्हाई के ख्याल से वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो गए होंगे, लेकिन जब तहकीक की गई तो ये राज भी फाश हुआ कि दिल्ली में अफरीदी का कोई अजीज मौजूद नहीं। कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो हांसी में रहते हैं। फिर मैंने कयास किया कि अफरीदी की वालदा और हमशीरा हांसी चली गई होंगी। बज़ाहिर ये कोई फिक्र अंगेज बात नहीं थी, मगर जब अफरीदी की वापसी में ताखिर होती चली गई तो मेरा चौंक पड़ना एक फितरी अमर था। इन हालात की रोशनी में एक ही नतीजा बरामद होता है कि अफरीदी वापस आने के इरादे से चित्तौड़ नहीं गया है। आखिर क्यों? सुल्तान के गुस्से ने कहर का रंग इख्तियार कर लिया था। हमारा ऐसा कौन सा करम है जो उस पर नाजिल नहीं हुआ? फिर वो ऐसा क्यों चाहता है? मलिक, अगर तुम्हारा यह दावा महज एक इल्जाम तराशी साबित हुआ तो फिर हम तुम्हें भी माफ नहीं करेंगे। मलिक काफूर को सुल्तान से एक कुर्बत खास के सबब अपनी जात पर पूरा एतमाद था, इसलिए वो अफरीदी की शख्सियत को नए अंदाज से दागदार करने की कोशिश करने लगा। वो नमक हराम सुल्तान की हुकूमत को जुल्म की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत समझता है। उसने एक बार मुझे आपके हवाले से गलीज गालियां देते हुए कहा था कि जिस हुक्मरान ने अपने हकीकी चचा को कत्ल किया और फिर अपने मोहसिन के बुरीदा सर की गली गली रुसवाई की, उसकी सल्तनत में रहना भी हराम है। अफरीदी कहता है। सुल्तान ने मलिक काफूर को मजीद बोलने का मौका नहीं दिया। क्या इस तरह वो हमारी सल्तनत की हदूद से निकल जाएगा? सुल्तान की गुफ्तगू से खुदाई का सा अंदाज झलकने लगा था। अगर अफरीदी हमें एक गासिब और जाबिर हुक्मरान समझता है तो फिर उससे कौन सा खित्ता जमीन कबूल करेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अफरीदी का मंसूबा यह है कि वो पहले चित्तौड़ में सियासी पनाह हासिल करेगा और फिर अपनी माँ और बहन को भी वहीं बुला लेगा। मलिक काफूर ने सुल्तान की हालत गज़ब से फायदा उठाते हुए तोहमत तराजी में नया रंग भरने की कोशिश की। सुल्तान ने चौंक कर मलिक काफूर की तरफ देखा। हम नहीं समझते कि दुनिया में इस कदर अहमक शख्स भी जिंदा रह सकते हैं।
अचानक सुल्तान का लबो लहजा बदल गया था। ये मुमकिन नहीं, आफरीदी हमारा हरफ एतबार है। वो खुद तो मौत के गर्दो गुबार में गुम हो सकता है, मगर हमारे यकीन को धुंधला नहीं होने देगा। अभी हम उसका इंतजार करेंगे। कौन जाने कि हमारे सफीर पर क्या गुजरी है। वक्त ही बताएगा कि वो हमारे बख्शे हुए एजाज का मुस्तहिक था या नहीं। सुल्तान के बदले हुए तेवर देखकर मलिक काफूर का दिल डूबने लगा। कुछ भी हो हजूर वाला, आफरीदी आपके इक्तदार को दिल से तस्लीम नहीं करता। मलिक काफूर ने एक बार फिर वही नागवार किस्सा छेड़ दिया था जिसे कोई भी हुक्मरान सुनना पसंद नहीं करता। आफरीदी कौमी तासुब का शिकार है। वो हिंदुस्तान के तख्तो-ताज को अहले काबुल की मिरास समझता है। मलिक काफूर ने दिलों की जमीन में नफरत का एक बीज डाल दिया था। मगर तुम पर यह राज किस तरह फाश हुआ? सुल्तान अपने महबूब गुलाम की बातें सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। मलिक काफूर ने अपने झूठ को बेअसर होते देखा तो एक ऐसी तावील पेश करने लगा जो इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक थी। ऐ शाह ज़ी वकार, अगर आफरीदी आपको गासिब व जाबिर नहीं समझता तो फिर इस हकीर गुलाम तक ये खबर कैसे मुंतकिल हुई कि सुल्तान मुअज्जम ने अपने हकीकी चचा के साथ नारवा सलूक किया था? बेहया मलिक काफूर ने अपनी दलील को पुरजोर बनाने के लिए नई चाल चली थी। उसने शराब के नशे में एक दरबारी रकासा से यह बात कही थी कि सुल्तान अपने चचा के कातिल हैं और वो ऐसे एहसान फरामोश हुक्मरान के दरबार से वाबस्ता रहना नहीं चाहता। सुल्तान नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला था। आफरीदी शराब भी पीता है और जनाने दरबारी से दिल भी बहलाता है। सुल्तान को मलिक काफूर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हजूर वाला, वो कौन सी इल्लत का शिकार नहीं, ये तो महज आपके हुस्ने जन है कि उसे पारसा समझते हैं। मलिक काफूर की अयारियां इंतहा को पहुंच चुकी थी। अगर वो मौजूद होता तो मैं उसके गुनाह को साबित करने के लिए बैक वक्त कई गवाहियां पेश कर देता। एक जलील गुलाम ने सुल्तान की शहरग पर जहर आलूद नश्तर रख दिया था, जिसकी तकलीफ से हिंदुस्तान का ताजदार तड़प उठा था। हम अपने एतबार का खून करने वालों को कभी माफ नहीं करते। आफरीदी ने अभी हमारे करम के अंदाज देखे हैं, उसे फातह आलम के कहर का अंदाजा नहीं। मलिक, तुम जाओ और आफरीदी के अहले खाना की निगरानी पर शाही जासूस मुतय्यन कर दो। अगर तुम्हारा दावा दुरुस्त साबित हुआ तो अनकरीब हम आफरीदी को इस गुनाह अजीम की दर्दनाक सजा देंगे। मलिक काफूर खलवत खास से बाहर आया तो उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी का अक्स रोशन था। गर्दिश वक्त का अजीब अंदाज था। दिल्ली जो आफरीदी के लिए जाए पनाह थी, अब उसकी आगोश से नए फितने फूट रहे थे और उन तमाम फितनों का खालिक नमक हराम मलिक काफूर था, जिसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सहारा लेकर अहले वफा के पैरहन को दागदार करने की कोशिश की थी। और दूसरी तरफ चितौड़ था जो अली आमिर के लिए पहले ही दिन से एक मकबरा, एक मदफन साबित हुआ था। कई बार मौत उसके बदन को छूती हुई गुजर गई और आफरीदी मर मर के जीता रहा। बिलाखिर उन्हीं फितनों और हंगामों से उलझता हुआ अली आमिर रानी पद्मनी के दरबार तक पहुंच गया। दरबार में दाखिल होने से पहले महामंत्री विक्रम सिंह उसके कमरे तक आया और फिर जब विक्रम सिंह ने आफरीदी को नए लिबास में देखा तो देखता ही रह गया। रास्ते के गर्दो गुबार, जख्मों की कसरत और चितौड़ की अजियत रसानी ने तुम्हें बुझा कर रख दिया था। विक्रम सिंह ने अली आमिर की जाहिरी शख्सियत की तारीफ करते हुए कहा, वाकयतन तुम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सफीर मालूम होते हो। विक्रम सिंह का लहजा अजीब सा था। महामंत्री की तारीफ इतनी बेसाख्ता थी कि आफरीदी एक लम्हे के लिए शर्मा सा गया। आज पहली बार किसी शख्स ने उसके मर्दाना हुस्न की तारीफ की थी। आफरीदी ने नजरें नीची कर ली और विक्रम सिंह से अपनी तलवार का जिक्र किया जो चितौड़ में दाखिल होते वक्त उसके जिस्म पर आवेजा थी। विक्रम सिंह ने फौरन ही मुहाफिज सिपाहियों को हुक्म दिया कि आफरीदी की वो शमशीर लाई जाए जिसे सफीर के जख्मी हो जाने के बाद रियासत के असले खाने में जमा कर दिया गया था। कुछ देर बाद तलवार लाई गई तो उस पर जगह जगह खून के दाग नुमाया थे। आफरीदी ने तलवार को नयाम से खींचा लेकिन वो आसानी से बरामद ना हो सकी। खून की आमेजिश के सबब तलवार नयाम में चिपक कर रह गई थी। बमुश्किल उसे खींचा गया। आफरीदी बहुत गौर से अपनी उस तलवार को देखता रहा जिस पर उसके बेनाम और नादीदा दुश्मनों का खून जमकर स्याह धब्बों की शक्ल इख्तियार कर गया था। महामंत्री, तलवार पर नजरें जमाए हुए आफरीदी ने विक्रम सिंह को मुखातिब किया, मैं अमन और मोहब्बत का सफीर हूं, इसलिए अपनी शमशीर पर इंसानी खून के दाग लेकर दरबार चितौड़ में दाखिल होना नहीं चाहता। महामंत्री ने आफरीदी के उस अंदाज़े फिक्र को पसंद करते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो तलवार के दस्ते और फल को साफ कर दें। फिर जब शमशीर की अपनी हकीकी आबोताब लौट आई तो आफरीदी ने उसे नयाम में डाला और महामंत्री विक्रम सिंह की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखने लगा। आओ आफरीदी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। विक्रम सिंह ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें सुरखरुई अता करे। महामंत्री, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अली आमिर आफरीदी ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। सुरखरुई अहले वफा का मुकद्दर भी है और हक भी। जिंदा रहे तो फतह और नुसरत के जज्बात की सुर्खी हमारे चेहरों को गुलनार बना देगी
और अगर कत्ल कर दिए गए तो खुद हमारा लहू शफक बनकर पूरे जिस्म को रंगीन कर देगा। विक्रम सिंह ने एक बार फिर दिल्ली के सफीर को सताइशी नजरों से देखा और अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल आया। फिर जब अली आमिर आफरीदी सिपाहियों के नरगे में महामंत्री विक्रम सिंह के साथ राजा रतन सिंह के दरबार में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए दरो दीवार तक साकित हो गए। उमराए चित्तौड़ ने आज तक मुख्तलिफ रियासतों के सैकड़ों सफीरों को दरबार में दाखिल होते देखा था, मगर अलाउद्दीन खिलजी के सफीर को देखकर हाजरीन शशदर रह गए थे। दराज कामत आफरीदी की वजी शख्सियत ने कुछ देर के लिए अहले दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आने वाला सफीर किसी आम खानदान से ताल्लुक रखता है या कोई तुर्क शहजादा है। आफरीदी का एक एक कदम इस शान से उठ रहा था जैसे वो कोई फातेह है और सरजमीन चित्तौड़ को पामाल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तमाम उमराए दरबार आलम सकूत में सुल्तानी सफीर को देख रहे थे। आफरीदी हाजरीन की दो रोया कतारों से गुजरकर मसनद इक्तदार के करीब ठहर गया। उसकी नजरों के सामने एक मुरस्सा तख्त था जिस पर रानी पद्मनी एक अजीब शान बेनयाजी के साथ जलवा अफरोज थी। रानी पद्मनी के दाएं जानिब उसका शोहर राजा रतन सिंह बैठा था। राजा रतन सिंह के दाएं जानिब महाराज रामदेव अपने पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान सजाए मौजूद था। अभी साहिर आजम की हालत इस काबिल नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चलकर दरबार तक पहुंच सकता, इसलिए रामदेव को पालकी में बिठाकर दरबार में लाया गया था। तख्त के दोनों तरफ राजगाने चित्तौड़ के अजीजो अकारिब जरनिगार कुर्सियों पर बैठे थे। उन मुअज़्ज़ज़ीन ने चित्तौड़ में एक कतार मर्दों की थी और दूसरी औरतों की। आफरीदी ने उन तमाम लोगों पर एक उचटती सी निगाह की, फिर उसकी नजरें रानी पद्मनी के चेहरे पर मरकूज हो गईं। रानी पद्मनी एक सफेद बारीक नकाब में थी जिसने उसके गुलाबी चेहरे को हसीन तर बना दिया था। आफरीदी चंद लम्हों तक उस लालाए सहराई को देखता रहा जिसके नक्शो निगार फितना अंगेज थे और जिसका मरमरी पैकर तौबा शिकन। आज उसे अंदाजा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का इश्क इस कदर जनूखेज क्यों है। एक बुते काफिर की मौजूदगी ने आफरीदी को एहसास दिलाया कि सुल्तान वहशत दिल से मजबूर होकर वादी फना में उतर जाने के लिए क्यों बेकरार है। आफरीदी ने दिल ही दिल में एतराफ किया कि रानी पद्मनी बेमिसाल हुस्न रखने वाली एक ऐसी औरत है जिसकी खातिर कोई भी हुक्मरान दिलो जान की बाजी खेल सकता है। आफरीदी के सकूत और नजरों के इर्तिकाज ने दरबार में हलचल सी मचा दी थी। उमरा बड़ी बेचैनी से अपनी नशिस्तों पर पहलू बदल रहे थे। उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के सफीर की यह अदा बड़ी नागवार गुजरी थी कि वो एक तसलसल और खास इन्हमाक के साथ महारानी चित्तौड़ को देखे जा रहा था। पद्मनी ने भी शाही सफीर की लग्जिश निगाह को महसूस कर लिया था, मगर आने वाले से बराह रास्त मुखातिब होना एक हुक्मरान की शान के खिलाफ था। इसलिए रानी पद्मनी ने रियासत के वजीर आजम को आवाज दी। विक्रम सिंह। पद्मनी के लहजे से सख्त नापसंदीदगी का इजहार हो रहा था। विक्रम सिंह, जो अली आमिर आफरीदी के करीब ही खड़ा था, तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए रानी पद्मनी के सामने खम हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफीर अली आमिर आफरीदी महारानी चित्तौड़ की बारगाह में हाजिर है। फिर जैसे ही विक्रम सिंह खामोश हुआ, अली आमिर के कदमों को जुम्बिश हुई। वो तख्त के नजदीक पहुंचकर रुका। फिर उसका दायां हाथ सीने की बुलंदी तक उठा और गर्दन में मामूली सा खम पैदा हुआ। ये दरबारी रस्म थी जिसे आफरीदी ने आजाद कौम के नुमाइंदे की तरह एक खास वकार के साथ अदा किया। फिर उसकी दिलकश और बुलंद आवाज उभरी। मरकज़े कहरो करम, मालिके जाहो हशम, ताजदार हिंद, सुल्तान मुअज्जम अलाउद्दीन खिलजी का सफीर रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह की खिदमत में आदाब पेश करता है। तुम्हारा सलाम कबूल किया गया। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने बैक वक्त जवाब दिया था, मगर राजा की आवाज पर रानी पद्मनी की आवाज गालिब थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सरकशो खुदसर राजपूत पहली बार एक शाही सफीर की तमकनत का मुशाहिदा कर रहे थे। रानी पद्मनी ने अभी तक आफरीदी की गुस्ताख निगाही को फरामोश नहीं किया था। तुम्हारी आमद का मकसद? राजा रतन सिंह ने तल्ख लहजे में आफरीदी से सवाल किया। राजपूत सम्राट मेरी आमद के मकसद से बाखूबी वाकिफ हैं। अली आमिर ने अपना बयान जारी रखा। राजा रतन सिंह ये भी जानते हैं कि मैं उनकी रियासत की हदूद में कब दाखिल हुआ था और आज जब मुझे दरबार में हाजिर होने की इजाजत दी गई है तो कौन सा दिन है। आफरीदी ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में पसे पर्दा होने वाले तमाम नागवार वाकयात की तरफ इशारा कर दिया था। चित्तौड़ की हदूद में दाखिल होते वक्त तुम बेहोश हो गए थे। राजा रतन सिंह ने सियासी हरबा इस्तेमाल किया। हमने जिस तरह तुम्हारी तीमारदारी की है उसके लिए तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं वालिय चित्तौड़ की नवाजिशात का मशकूर हूँ। आफरीदी की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज तंज में डूबा हुआ था। शाही सफीर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर रतन सिंह को मुखातिब करके बोला, रानी पद्मनी के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक खसूसी पैगाम है। शाही सफीर के इंकशाफ पर राजपूतों के दरबार में जलजला सा आ गया। वो पैगाम जबानी है या तहरीरी?
रतन सिंह ने बामुश्किल अपने आसाब पर काबू पाते हुए कहा, शाहों के पैगाम जबानी नहीं होते। अली आमिर का लहजा एक नश्तर था जिसे वो चित्तौड़ के हुक्मरानों पर बेदरेग इस्तेमाल कर रहा था, और वो पैगाम तो जबानी हो भी नहीं सकता कि जिस पर वकार शाही की बका का इन्हिसार है। उस इंकशाफ पर अहले दरबार की सांसें रुक सी गई। राजा रतन सिंह के चेहरे पर चंद लम्हों में कई रंग आकर गुजर गए थे। रानी पद्मिनी ने बड़े गरूर के साथ अपनी नशिस्त पर पहलू बदला था, मगर रामदेव गैर मुतवक्के तौर पर वहशत ज़दा नजर आ रहा था। शायद उसके जहन में गुज़िश्ता नाकामियां और रुसवाइयां ताज़ा हो गई थी। सुल्तान का पैगाम पेश किया जाए। बिलाखिर एक आलम जबर में रतन सिंह ने उस पुरअसरार पैगाम को सरे दरबार पेश करने की इजाज़त दे दी थी, जिसने मुसलसल एक माह से रियासत का अमन व सकून गारत करके रख दिया था। इजाज़त पाते ही अली आमिर आफरीदी ने कंधे से अपनी तलवार उतारी। तमाम दरबारियों की नजरें शाही सफीर की उस हरकत पर मरकूज थी। आफरीदी ने दोनों हाथों से उस भारी शमशीर को संभाला और नयाम के अगले हिस्से पर लगे हुए बारीक पेचों को खोलने लगा। कुछ देर बाद अहले दरबार ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। आफरीदी की नयाम दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। नयाम का अगला हिस्सा इजाफी और खोखला था। फिर उस हिस्से से आफरीदी ने एक सुर्ख रंग का लिफाफा बरामद किया। ये पैगाम आप महारानी के मुलाहिजे के लिए पेश कर दीजिए, आफरीदी ने विक्रम सिंह से कहा। नहीं, अचानक रानी पद्मिनी की आवाज गूंजी। अब उसकी मुतरन्नम आवाज की सहरकारियां खत्म हो चुकी थी और महारानी के लहजे में रंगे कहर शामिल हो गया था। हम उस शख्स की तहरीर को देखना पसंद नहीं करते जिसने तमाम आदाब सफारत को पामाल करके एक गैर मुहज्जिबाना रविश इख्तियार की है। सुल्तान का पैगाम जुबानी बयान किया जाए। महारानी, सुल्तान के पैगाम को अपनी जबान से अदा करना मेरे इख्तियार के दायरे में नहीं। ये कहकर अली आमिर आफरीदी ने वो सुर्ख लिफाफा महामंत्री विक्रम सिंह की तरफ बढ़ा दिया। तुम पढ़ो महामंत्री के इस मगरूर सुल्तान ने क्या लिखा है। हमारी नजर में यह पर्दादारी नाकाबिले माफी जुर्म है। उसे जो कुछ कहना था राजपूत सम्राट से कहना था। गैरतमंद खवातीन गैर मर्दों से पुरअसरार गुफ्तगू की मुतहम्मिल नहीं होती। रानी पद्मिनी की इजाजत के बाद महामंत्री विक्रम सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का सर बामोहर लिफाफा चाक कर डाला। लिफाफे से बरामद होने वाला कागज सुर्ख था। अहले दरबार शदीद हैरत और सकूत के आलम में यह मंजर देख रहे थे। विक्रम सिंह ने सुर्ख कागज पर अपनी नजरें मरकूज कर दी। सुनहरी हरूफ उसके सामने इस तरह नुमाया थे जैसे डूबते सूरज की किरणें शफक के किनारों से उभरती है। महामंत्री खामोशी से सुल्तान का पैगाम पढ़ता रहा। हाजरीन दरबार अपनी सांसें रोके विक्रम सिंह के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जहां घबराहट और इंतशार के सिवा किसी दूसरे जज्बे का अक्स मौजूद नहीं था।